ईयर्स ओल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो क्लास 10th में 10 ईयर्स ओल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है, व्हाट विल यू प्रीफर टू डिटेक्ट करंट, एमीटर और वोल्टमीटर एंड वाई। आपको पता होना चाहिए करंट को डिटेक्ट करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं और एमीटर का रेजिस्टेंस वोल्टमीटर से कम होता है, जिसे हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ना कि पैरेलल। हमें करंट नापना है एमीटर की हेल्प से, तो करंट सीरीज़ में कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमेशा एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि वोल्टमीटर से आप क्या करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, वोल्टमीटर से हम वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं, और वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि हमें वहाँ वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। एक अलग डिवाइस आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, वो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर से भी बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, व्हाट डज इट मीन्स। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब है डायमंड का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि 1.33 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, व्हाट डज इट मीन्स, तो आप क्या कहेंगे, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.5, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो आप क्या रखेंगे, यहाँ लिखते हैं जिस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ लिखते हैं जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, तो ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। कैसे निकालेंगे आप, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नीचे लिखेंगे, तो 1.5/1.33 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होता है, जितना ज़्यादा होता है, उतनी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर कम होती है। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 कंसीडर करते हैं, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद वाटर का 1.33 होता है। तो जितनी वैक्यूम में स्पीड थी उसकी 1.33 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द लाइट घट जाती है वाटर के अंदर। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव, इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आप क्या कहेंगे, ग्लास के अंदर जो वैक्यूम के अंदर स्पीड होती थी लाइट की, उससे 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब हाफ रह जाएगी। ये स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इफ 1.33 is the refractive index of H2O with respect to the vacuum and 1.5 is the refractive index of glass with respect to the vacuum, then what will be the refractive index of glass with respect to water या H2O। तो आप इस तरीके से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इफ अ वायर इज बेंड सच दैट लेंथ बिकेम हाफ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। अगर एक वायर आपके पास है और वायर को आप बेंड कर देते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक वायर है, इसे आप मान लीजिएगा ये एक वायर है और इस वायर को मैं बेंड कर देता हूँ, तो बेंड होने के कारण सच दैट इट्स लेंथ बिकेम हाफ, उसकी लेंथ हाफ हो गई। समझ गए मेरी बात। या तो आप ये कहेंगे कि वायर मुड़ने के बाद जब लेंथ हाफ हुई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हुआ, या फिर आप एक दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, जब भी आप वायर को खींचने का क्वेश्चन पढ़ते हैं या बेंड करने का करते हैं, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर वायर बेंड किया गया हो या स्ट्रेच किया गया हो, तो अगर लेंथ चेंज हुई है तो लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब लेंथ चेंज हुई है इस क्वेश्चन में, तो आपने लेंथ से ऊपर मल्टीप्लाई की, लेंथ से नीचे मल्टीप्लाई की, तो R इज इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन V, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम। बेंड करने पर और स्ट्रेच करने पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा। और इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट। जो बच्चे जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो ध्यान से क्वेश्चन को लिखते रहेंगे, 10 ईयर्स ओल्ड के क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लिखेंगे। उसके बाद मैं साथ साथ आंसर करा रहा हूँ, आप उन आंसर्स को करेंगे, जो बच्चे मुझसे पढ़ते भी नहीं हैं। What will be the effect on the resistance of the wire if wire bend and length became half?
वायर बेंट वायर लेंथ बिकेम हाफ, तो मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है। अगर एल हाफ होगा तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो रेजिस्टेंस बिकेम 1/4 टाइम्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आंसर क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कोइल गिवन इन द फिगर। फिगर में आपको एक कोइल दी गई है जिसका नाम ए है और उसके पास एक बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर है और बार मैग्नेट का मोशन इस तरह। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब बार मैग्नेट का मोशन होगा तो एक एरो होगा और साउथ और नॉर्थ में से जिसके ऊपर एरो होगा सेम वही पोल यहाँ पैदा होगा तो यहाँ साउथ पैदा होगा। जब एस पैदा होगा तो एक एरो आपने यहाँ लगाया, एक एरो यहाँ लगाया, सेम एज एरो आपने यहाँ लगाया और सेम एज एरो आपने यहाँ लगाया, तो डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज। आपसे कोई पूछ लेगा कौन सी पोलैरिटी पैदा होगी यहाँ, साउथ। आपसे पूछ रहे किस फिनोमेना के कारण ऐसा हुआ है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट, व्हाई डू वी प्रीफर टंगस्टन एज द फिलामेंट ऑफ हीटिंग अप्लायंस। टंगस्टन की जगह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन। ये एलॉय होते हैं और एलॉय ज़्यादा टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होते, इसीलिए कोई भी हीटिंग एलिमेंट हो जैसे कि हीटर की रोड या फिर फिलामेंट, तो आप एक ऐसे एलिमेंट को यूज़ करेंगे वहाँ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होने पर भी वो मेल्ट नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, वी यूज़ या वी प्रीफर टंगस्टन एज एन हीटिंग एलिमेंट बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, इट डू नॉट मेल्ट इवन एट हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, ब्लू लाइट और रेड लाइट विच हैज मोर एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ऑप्टिक्स में, एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है तो रेड का डेविएशन कम होता है और ब्लू की वेवलेंथ कम होती है तो उसका डेविएशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ विल यू जॉइन 3 ohm 6 ohm and 9 ohm resistor so that the net resistance became 11 ohm। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा मेरे पास रजिस्टर है 3 ohm का, 6 ohm का एंड 9 ohm का, और मुझे इन्हें किस तरीके से अरेंज करना है कि नेट रेजिस्टेंस 11 ओम आ जाए। अगर मैं सबको पैरेलल में जोड़ दूं तो आंसर 3 से कम आएगा, तो वो भी गलत है। सबको सीरीज में जोड़ दूं तो बहुत ज़्यादा आएगा, भाई 6 और 3 9, 9 9 18, फिर 18 ओम आएगा। तो आप सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो रेजिस्टेंस इससे कम आएगा, 3 से कम आएगा। इन्हें पैरेलल में जोड़ के देख लीजिएगा, रेजिस्टेंस 3 से कम आएगा, हो सकता है 2 आ जाए, और 2 को 9 से जोड़िएगा फिर शायद 11 आ जाए। जोड़ के देखते हैं, चलिए। आप इन दोनों को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस R डैश मान लीजिएगा। जब दो रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ऊपर रख दीजिएगा और दोनों का सम नीचे। ये आया 2 ओम। तो आप इन दो रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 3 ओम एंड 6 ओम को, इसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे आप 9 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ से 2 ओम आएगा, 9 11, तो आपके पास 11 ओम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे FBI। जैसे हमारे यहाँ CBI होती है ऐसे ही अमेरिका में FBI होती है। तो FBI लिख लीजिएगा। B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, I करंट को और F फोर्स को। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर और थंब को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे, सब 90 डिग्री पर हो एक दूसरे से। फिर अगर एक वायर है और वायर में करंट किसी डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना है, सेकेंड फिंगर को आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ आपको फर्स्ट फिंगर रखना है। तब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो थंब की डायरेक्शन में आएगी। मतलब अगर इस P पॉइंट की बात करो और करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगा, और अगर P पॉइंट इस तरफ आएगा तब मुझे ये फिंगर नीचे लानी होगी और मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए एक बार इसकी स्टेटमेंट बता दूं मैं आपको। इफ यू स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब such that mutually perpendicular to each other, then if second finger in the direction of current and first finger in the direction of magnetic field, then thumb in the direction of magnetic force. Remember that आपका लेफ्ट हैंड होगा जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे,
राइट हैंड होगा अगर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, मैक्सवेल थंब रूल पढ़ेंगे तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, which medium has more refractive index if 2 into 10 to the power 8 meter per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second and 1.5 into 10 to the power 8 meter per second are the speed of the light in the medium ABC। तीन मीडियम दिए गए हैं आपको, एक मीडियम में स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, एक में 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, एक में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो सबसे ज़्यादा आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जिसमें स्पीड सबसे कम है। तो आप क्या कहेंगे, सी मीडियम विल बी मोर आंसर देन ए एंड बी। तो सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा ए और बी के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू प्रीफर रेड कलर फॉर द डेंजर साइन। डेंजर साइन के लिए आप रेड कलर क्यों यूज़ करते हैं? भाई डेंजर का साइन हमें बहुत दूर से दिखाई दे जाए तो ही फायदा है, दूर से दिखाई देता है वो जिसकी वेवलेंथ होती है ज़्यादा। तो आप क्या कहेंगे, रेड कलर की लाइट वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसलिए डेंजर साइन रेड कलर का यूज़ होता है। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि सुबह और शाम के समय जो सन है या आसमान है आपका वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, सुबह और शाम के समय अर्थ से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर होता है सन, और दोपहर के टाइम पर मिनिमम डिस्टेंस होता है सन के सेंटर और अर्थ के सेंटर पर, और जो डिस्टेंस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बनता है। वैसे तो सन एक ही जगह पर सिचुएट है और अर्थ उसके चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व करती है। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण आप ध्यान दीजिएगा विड की ओर, ये बाकी कलर सभी ज़्यादा दूरी नहीं चल सकते क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और वेवलेंथ कम है, और सिर्फ रेड कलर चलता है। इसीलिए सुबह और शाम के समय रेड कलर की लाइट ही दिखाई देती है, और जब दोपहर का समय होता है तो डिस्टेंस कम होने के कारण ज़्यादातर आसमान ब्लू कलर का दिखाई देगा आपको। उसके बाद येलो भी दिखाई देगा अगर बिल्कुल 12 बजे के आसपास का समय होगा, उस समय। आंसर क्लियर? इसके बाद व्हाई स्टार ट्विंकल, इसका छोटा सा आंसर आप ये देंगे कि स्टार्स ल्यूमिनस सोर्स होते हैं, उनके पास लाइट इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है, और जब लाइट एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में एंटर करती है तो जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ऊपर से नीचे तक एयर की डेंसिटी बढ़ती है, जिसके कारण लाइट बार बार नॉर्मल की तरफ डेविएट होती है और हर लेयर को पार करते हुए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ट्विंकलिंग दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कोई पूछ ले कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्योंकि वो ल्यूमिनस सोर्स नहीं है, उनकी लाइट इंटेंसिटी कम है। इसके बाद नेक्स्ट, एक कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इन चारों के आप रे डायग्राम जरूर याद रखेंगे, 2 नंबर में 101% हिस्सा आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।